Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope so you all are doing well and enjoy good life. Me Sabia Rani, welcome to my channel. Let's learn psychology with Sabia Rani. Okay, dear student, in the previous video we discussed the some important terms regarding to our new code DSM-5TR. In this video we discussed the first disorders, and that is the neurodevelopmental disorder. अपने इस डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब क्या है और इसको सबसे पहले DSM-5 में क्यों रखा गया। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, न्यूरो मीन ब्रेन, डेवलपमेंट मीन ग्रो अप करना यानी कि डेवलप होना, डिसऑर्डर मीन किसी कमी पेशी का शिकार हो जाना। तो क्या मतलब हुआ कि ब्रेन का अपने एज के हिसाब से जो फंक्शनिंग परफॉर्म करनी थी, जो डेवलप हो रहा था आप अपनी एज के हिसाब से, तो उसमें कोई कमी पेशी आ गई, ठीक है, तो डिसऑर्डर का शिकार हो गया। तो इसलिए इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का नाम देते हैं। मज़ीद हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अब ये क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये राइज हुआ कि इसको सबसे पहले डिसऑर्डर्स में क्यों रखा गया। जैसा कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र थे जॉन लॉक, जिसका कहना था कि एक बच्चा जो है जब इस दुनिया में आता है तो उसका ब्रेन क्या होता है, एक खाली तख्ती की मानद होता है, एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह होता है। और जैसे जैसे वो अपनी इस दुनिया में अपने माहौल के साथ एक्सपीरियंस करता है तो वो एक्सपीरियंस उसके माइंड में एक प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि उसकी बाकी लाइफ को फिर उसकी लाइफ पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम बचपन में फेस करते हैं वो चीज़ें हमारी अपनी जो बाकी लाइफ होती है, हमारी ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। तो एक बच्चे का जो सबसे पहला पीरियड होता है वो चाइल्डहुड होता है। तो इसीलिए इस डिसऑर्डर को सबसे पहले इसीलिए रखा गया कि एक बच्चे का जो मतलब माइंड है वो बचपन से ही ग्रो अप करना शुरू हो जाता है। उसका जो ब्रेन है, उसका जो माइंड है वो बचपन से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर उसमें वहाँ से कोई कमी पेशी आ जाए तो वो उसकी बाकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहले इस डिसऑर्डर को इसलिए रखा गया। ओके जी, हाँ, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है, ADHD, डिसलेक्सिया आ जाता है, ठीक है जी, इपिलेप्सी आ सकती है, और इसके अलावा क्या है जी, लैंग्वेज डिसऑर्डर आ सकता है, टिक डिसऑर्डर आ सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर आ जाता है, जिनको हम फर्दर मज़ीद डिटेल में अपनी बाकी वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। अब जी हम ये देख लेते हैं मेन थीम क्या है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यूजुअली स्टार्ट शोइंग द साइन मैनिफेस्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लाइक द बिफोर स्कूल एज एंड स्टार्टिंग द स्कूल एज। जैसे कि आपने डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी होंगी, सबसे पहले के स्कूल एज से पहले का जो पीरियड है और स्कूल एज का जो पीरियड है, जो कि आपने मुख्तलिफ थ्योरीज और मुख्तलिफ जो आपने जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी जो आपने पढ़ी होंगी अपनी साइकोलॉजी के स्पेशली स्टूडेंट्स ने। तो ये जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का जो टाइम पीरियड होता है और इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो बिल्कुल आपके चाइल्डहुड में होना शुरू हो जाती हैं, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, बिल्कुल जो आपका इब्तदाई चाइल्डहुड होता है, जिसमें आपके स्कूल एज से पहले और स्कूल एज के दौरान में या स्कूल एज के स्टार्टिंग से ही ये वाली सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाती है। और कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जी, एक्सेसिव इन पर्टिकुलर बिहेवियर, कोई भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर है उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है तो वो लगातार खेलना शुरू कर दे, लगातार पढ़ना शुरू कर दे, लगातार बोलना शुरू कर दे, यानी कि उसका कोई भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए, एक ये इसकी सिम्टम होगी। एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर कुड नॉट अचीव, जो उसने अपने एज के हिसाब से जो बिहेवियर अडॉप्ट करने थे उसमें कमी पेशी आना शुरू किया। अगर उसने अपने एज के हिसाब से बोलना था तो वो बोल नहीं पाया, अगर उसने अपने एज के हिसाब से उसने चलना था तो वो चल नहीं पाया, ठीक है जी। उसके बाद द मेन कॉमन सिम्टम्स इज डिले और डिफिकल्टी इन रीचिंग द डेवलपमेंटल माइलस्टोन लाइक टॉकिंग, वॉकिंग, लर्निंग और इंटरेक्टिंग विद अदर। जो सबसे मेन कॉमन सिम्टम है वही जो मैंने पहले डिस्कस की कि वो अपने एज के हिसाब से सही तरह से बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाएगा। द चाइल्ड माइट हैव द ट्रबल विद द कम्युनिकेशन, सोशल स्किल एंड मे शो द रिपीटेटिव बिहेवियर। सबसे मेन कॉमन सिम्टम भी इसकी ये है कि रिपीटेटिव बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आएगी दूसरों से बातचीत करने में, लोगों से मेल जोल करने में उसको बहुत ज़्यादा कमी मतलब डिफ़िकल्टी पेश आएगी। अब जी व्हाट इज़ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है।
is the condition that affect of the development of the brain and the nervous system, impacting how a person learn, behave or interact socially. These disorders are usually identified in early childhood and can affect the cognitive thinking, emotion, social and the physical development. ओके जी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है ये आपकी ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। यानी आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम जिस तरह से डेवलप हो रहा है, अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी लर्निंग, उसका बिहेवियर और उसकी सोशल इंटरेक्शन। और ये डिसऑर्डर मोस्टली चाइल्डहुड में आइडेंटिफाइड होते हैं। ठीक है जी, जो मैंने पहले से जिक्र कर दी। उसके बाद देख लेते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ आवर ब्रेन डेवलप एंड वर्क। इट इम्पैक्ट लर्निंग, बिहेवियर, इमोशन, मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन। जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है और अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि वो लर्निंग की तरफ हमारी कोई फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, हम चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कमी पेशी आ जाएगी। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से। उसके बाद हमारे बिहेवियर पे कोई बिहेवियर हम बार बार शो कर रहे होंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर शो हो रहा होगा। उसके बाद हमारी इमोशंस, हमारी मूवमेंट, हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही होगी, उसमें कोई ना कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही होगी। हम सही तरह से हम बात करना चाहेंगे लेकिन हमें डिफ़िकल्टी पेश आएगी। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैपन व्हेन द ब्रेन डज नॉट डेवलप typically and often due to the genetic or environment or the combination of both. न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर उस वक्त अकर होता है जब आपका ब्रेन सही तरह से डेवलप नहीं हो पाता, किसी जेनेटिक्स की वजह से या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, कोई माहौल के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से, या इन दोनों की कम्बिनेशन की वजह से आपका ब्रेन सही तरह से डेवलप नहीं हुआ और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गया। दिस डिसऑर्डर कैन अफेक्ट द वेरियस एबिलिटीज सच एज कम्युनिकेशन, लर्निंग, मोटर स्किल्स एंड द सोशल इंटरेक्शन। अब इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मुख्तलिफ आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ आपके अंदर जो एबिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि लर्निंग, कम्युनिकेशन, उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है, आपकी मोटर स्किल्स को मुतासिर कर सकती है। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अंडरस्टैंडिंग दी सिम्टम। कौन कौन सी सिम्टम्स हम देख सकते हैं जी? एक मेमोरी इम्पेयरमेंट आ जाना, ठीक है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट आ जाना, बिहेवियर इम्पेयरमेंट, सोशल स्किल इम्पेयरमेंट, मोटर स्किल इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब है कोई कमी पेशी आ जाना, किसी चीज़ का वीक हो जाना। ठीक है जी, अगर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है तो मतलब उसकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो स्ट्रॉन्गली बोल नहीं पाएगा। ठीक है, उसमें कोई ना कोई कमी पेशी आएगी या वीक होगी, वो बोलने में बहुत ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर इम्पेयरमेंट, वो सही तरह से कोई भी बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी पेश आएगी, उसमें कोई ना कोई कमी पेशी आएगी। ठीक है जी, मोटर स्किल इम्पेयरमेंट भी सेम इसी तरह से, लर्निंग इम्पेयरमेंट भी कि वो चीज़ों को सही तरह से ना जान सकेगा, ना ही उनको याद कर पाएगा। ठीक है, अगर वो कुछ सीखना चाहेगा तो वो सही तरह से सीख नहीं पाएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, किसके जी? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के। एग्जाम्पल क्या है जी? ADHD, स्टूडेंट अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन, सिटिंग स्टिल, आयशा फाइंड इट हार्ड टू फोकस ड्यूरिंग द लेसन। ADHD के जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनके बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी मतलब होगी, मतलब वो अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे, लगातार बैठे रहेंगे। ठीक है जी, आशा फाइंड इट हार्ड टू फोकस ड्यूरिंग द लेसन, वो लेसन में सही तरह से तवज्जो नहीं दे पाएंगे, या तो वो लगातार बैठे रहेंगे या फिर आगे पीछे घूमेंगे इस तरह से, यानी कि वो उनका मुश्किल होगा किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? डिफिकल्टी विद द सोशल इंटरेक्शन, उनको सोशली इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी पेश आएगी। अली प्रेफर प्लेइंग अलोन एंड स्ट्रगल विद द आई कॉन्टैक्ट, यानी कि वो आई कॉन्टैक्ट सही तरह से नहीं कर पाएगा। उसके अलावा द मेन थिंग क्या है कि वो अकेला रहना पसंद करेगा। उसके बाद डिसलेक्सिया आएगा, डिफिकल्टी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग। साइरा स्ट्रगल टू रीड एंड स्पेल द सिंपल वर्ड, यानी कि उनको बोलचाल में झिझक होगी, वो सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, स्पेलिंग करने में, रीडिंग में उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पेश आएगी। और टोरेट सिंड्रोम, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, साउंड, यानी कि प्रेक्सिया, प्रिया एक्सपीरियंस सडन एंड रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो बार बार किसी भी उनकी कोई भी बॉडी मूवमेंट होगी लगातार होगी, कि हैंड क्लैपिंग करना, यानी कि उसके अलावा बार बार यानी क्लैपिंग करना, या कोई भी अपना जो बॉडी की जो बॉडी मूवमेंट है वो लगातार होती है। ठीक है जी, कोई भी इस तरह से अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, वो उसको मूव यानी अपनी आइज़ को बार बार मूव करेंगे, अपने हैंड को बार बार मूव करेंगे। ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट को बार बार जब वो मूव करेंगे वो अनकंट्रोलेबल होगी, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, कौन कौन सी टाइप्स है जी? जो हम पहले भी देख चुके हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि आपकी जहानत
में कोई कमी पेश आ जाना, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, मोटर डिसऑर्डर एंड अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ओके जी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इनकम्पास द वेरियस कंडीशन अफेक्टिंग द ब्रेन लीडिंग टू, ये बार बार वही चीज़ मैंने रिपीट की हुई है। अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। नंबर 1 इज द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नंबर 2 अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग। और इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है? डिसलेक्सिया यानी कि रीडिंग प्रॉब्लम, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, डिसकैलकुलाई यानी कि मैथमेटिक प्रॉब्लम, यानी कि उसको छोटी छोटी चीज़ें काउंट करना भी मुश्किल लगता है, ठीक है। डिस्ग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम आ जाते, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में कौन कौन सी चीज़ें? लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाता है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसमें शटरिंग आ जाता है, सोशल प्रेगमेंटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या है कि वो चीज़ों को, लैंग्वेज को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। स्पीच साउंड यानी कि उनकी जो साउंड होती है या बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, या फिर उनको अच्छा तरह से वो सुन नहीं पाएंगे, ठीक है जी, स्पीच साउंड डिसऑर्डर में। और उसके अलावा उनके अंदर फ्लुएंसी नहीं होगी या फिर ज़्यादा फ्लुएंसी होगी, यानी कि बहुत स्पीड के साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगी, लेकिन मोस्टली शटरिंग होती है उनकी वॉइस में। शटरिंग मतलब बार बार रुकावट आती है, थथराट होती है उनकी साउंड में, ठीक है जी। मोटर डिसऑर्डर में डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, स्टेरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड टिक डिसऑर्डर, जिसमें रिपीटेटिव कोई भी काम हो रहा होता है, यानी कि रिपीटेटिव कोई बिहेवियर शो हो रहा होता है जो अनकंट्रोलेबल होता है। जेनेटिक एंड कोग्निशन डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, रिट सिंड्रोम, और विलियम सिंड्रोम एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। और इसके बाद फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और सेरिब्रल पाल्सी। ये सारे डिसऑर्डर हम वन बाय वन अपनी जो बाकी वीडियोस हैं उनमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा हम ओवरव्यू देते चलें, लास्ट में हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का ओवरव्यू ले लें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आप क्या डिस्कस करेंगे? डिले द स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, कोग्निटिव फंक्शन डिफिकल्टी विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड द लर्निंग चैलेंजेस, अडेप्टिव बिहेवियर डिफिकल्टी। मतलब क्या कि आपकी जो मेमोरी है वो कोई सही तरह से कुछ चीज़ों को याद नहीं रख पाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, यानी सही तरह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चे हैं वो दूसरों के साथ कोई चीज़, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या उन्हें कोई प्रॉब्लम आई है तो वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उसको सही तरह से मतलब ठीक करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को आपने याद रखना है कि इनको सोशली इंटरेक्ट करने में, ठीक है, और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और उसके अलावा इनमें बिहेवियर रिपीटेटिव होता है, सेंसरी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनका जो इंटरेस्ट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो किसी एक ही चीज़ की तरफ उनका इंटरेस्ट है। अगर वो खेल रहे हैं टॉय के साथ, किसी एक ही टॉय के साथ खेलते रहेंगे। अगर वो मतलब कोई और ऐसा काम हैंड राइटिंग का कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, वो बार बार एक ही काम को, उनका इंटरेस्ट एक ही चीज़ की तरफ रहेगा। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में इन अटेंशन होगी, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब क्या इन अटेंशन? मतलब वो या तो अटेंशन दे नहीं पाएंगे या बहुत ज़्यादा उनका अटेंशन किसी चीज़ की तरफ होगा। मोस्टली वो, उनकी अटेंशन किसी एक चीज़ की तरफ नहीं हो पाती, वो किसी चीज़ की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा सके। इम्पल्सिविटी इतनी हाई होती है कि वो फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है जी। डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, डिफ़िकल्टी विद द सेल्फ रेगुलेशन, उनको अपने आप को पहचानने में मुश्किल पेश आती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में मैंने आगे जैसे डिस्कस किया, डिसलेक्सिया, रीडिंग डिफ़िकल्टी, डिस्ग्राफिक, राइटिंग चैलेंजेस, डिसकैलकुला, मैथ डिफ़िकल्टीज, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेरिब्रल पाल्सी मोटर इम्पेयरमेंट आ जाती है, यानी कि आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है या आपने किस तरह से कहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करना है वो उसमें कमी पेश आ जाती है। मसल वीकनेस आ जाती है। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस डिफिकल्टी आ जाती है। स्पीच एंड लैंग्वेज चैलेंजेस भी आ जाते हैं। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट या टोरेट सिंड्रोम में वोकल टिक्स आ जाते हैं, थ्रोट क्लियरिंग, और मोटर टिक में फेसल ग्रामेसिंग आ जाती है। वोकल टिक्स में यानी कि आप कि जो ये वोकल कार्ड्स होते हैं या सही तरह से बोल नहीं पाते, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और मोटर टिक में आपके फेशियल एक्सप्रेशन सही तरह से आप नहीं समझ पाते। रिट सिंड्रोम में मोटर एंड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, फ्रेजाइल एक्स एंड कोग्निटिव एंड बिहेवियर चैलेंजेस, डाउन सिंड्रोम में कोग्निटिव एंड डेवलपमेंटल डिले, ठीक है जी। बारी बारी हम हर एक डिसऑर्डर्स को और हर एक कैटेगरी को पढ़ेंगे। यहाँ पे
मतलब एक दफ़ा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का ओवरव्यू करने का मकसद ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्यों डिस्कस किया गया, इसका सबसे पहले जिक्र क्यों आया, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, और फिर हर कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। एक दफ़ा मैंने ये डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम वन बाय वन एक एक इसकी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैंने एक समरी दी हुई है, आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी अगर आपको समझ ना आए तो वो आपने कमेंट्स बॉक्स में पूछना है। इसके अलावा अगर आपका डेली लाइफ प्रॉब्लम है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलें जी, आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।